रघुराम के लड़के का सिपाही में सिलेक्शन हुआ। रघु बहुत खुश था। उसे अपने होनहार लड़के पर गर्व था। दौड़ में वो पूरे राज्य भर में 9वें स्थान पर आया था। 2 दिन पहले लड़के का ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था। तब से रघु के परिवार में खुशी का माहौल था। ये अलग बात थी कि बेटे के नौकरी के चक्कर में 2 कट्ठा जमीन बिक गई थी। अब उसे इसका कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि बेटे की सरकारी नौकरी होने के बाद वो हर साल इससे ज्यादा जमीन खरीद सकता है। गांव की जिस बस्ती में रघु रहता था, उस बस्ती के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनकी पूरी बस्ती में एक भी सरकारी नौकरी नहीं थी। पहली बार उनकी जाति का कोई लड़का सिपाही बनने वाला था। हालांकि उसी गांव के कई दबंग परिवारों में बड़ी बड़ी नौकरियां थीं। कोई प्रोफेसर तो कोई दरोगा, टीचर तो कई थे, कुछ रेलवे में भी थे, लेकिन इस दलित बस्ती में ये पहली नौकरी थी। रघु ने इस खुशी में भोज किया, जिसमें उसने गांव के बड़े लोगों को भी न्योता दिया, जानकी दास को भी, लेकिन उधर से आया कोई नहीं। उसे इस बात से बहुत दुख हुआ। वो अगले कई दिनों तक अपनी बस्ती के लोगों से कहता रहा, अरे ये बड़े लोग जब भी कोई काम कहते हैं, हम बिना मोल भाव किए काम कर देते हैं, लेकिन आज हमारे बिटुआ की नौकरी से इनकी सुलग गई है। अब देखत है कौन काम करवावत है हमसे। पहले मजूरी तय करो, फिर कोई काम हुई, न तो कोनो काम ना हुई, और ना हमार बस्ती के कोनो आदमी अब कोनो काम करी है इन लोग के। रघु ने पूरी बस्ती को चेता दिया था कि बड़े लोगों का कोई भी काम हो तो नहीं करना है। अगर करना ही पड़ जाए तो मजदूरी तय करके ही करना है। किसी से अब कोई लाग लपेट नहीं। रघु अपनी बस्ती में पहले से ही रौब रखता था। अब तो वो एक सिपाही का बाप भी बन चुका था, इसलिए बस्ती पर उसका रौब सीधे डबल हो गया था। 1 महीने के बाद सुबह सुबह रघु हाथ में लोटा लिए खेत की ओर जा रहा, तभी उसके कानों में आवाज आई, रघु चाचा। रघु ने मुड़कर देखा तो वो गंगू था, जो उसकी ओर साइकिल लिए तेजी से चला आ रहा था। चाचा, तुमसे जरूरी बात है। इतना भी जरूरी का है? मैदान करे देवा कि नहीं? चाचा तुम मैदान करावा, हम तो हर घरे बैठल हैं। ठीक, तू चल, हम आवत हैं। 1 घंटे के बाद रघु हाथ मुंह धो धा के घर की चारपाई पर गंगू के साथ बैठा चाय पी रहा था। हाँ, अब बोला तो के का परेशानी रही? चाचा, जानकी दास का जौन नया मकनवा बनत रही ना, हम उसमें बिजली का ठेका लिए रही। 20,000 में तय भइल रहे, लेकिन अब काम पूरा हो गवा तो वो हमें 6,000 थमा के बोले कि जा, तोर इससे ज्यादा औकात नहीं बा। इतना सुनते ही रघु को गुस्सा आ गया। वो बोला कि हम पहले ही चेताई दिए थे कि कोनो हमसे पूछे बिना इन लोगों का कोई काम नहीं करी है, लेकिन हमार सुनत कौन है? अब जाओ, रो मरो, हम क्या कर सकते हैं? तुम हमसे पूछे होते तो उसका इतना मजाल नहीं होता। चाचा, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो और हमारा पैसा दिवाई दो। अरे पूरा नहीं तो कुछ और दे दी है तो हमारा काम हो जाई। दिवाली आए वाली है चाचा, और घर में भूजी भांग भी नहीं है। ठीक है, चाय पी के उसके बाद चल हमारे साथ। थोड़ी देर में दोनों जमुना दास के घर पर थे। वहाँ पर रघु ने काफी हंगामा खड़ा किया। जमुना दास बोला, ये गंगुआ हमार पूरा घर के नाश कर दिया है। जब इसको काम नहीं आता तो काहे सकारा? बल्ब का बटन दबाओ तो पंखा चलता है। बाथरूम में कोनो वायरिंग नहीं, बाकी सारा काम भी उल्टा सीधा किया है, सब दोबारा करवाना पड़ेगा। गंगू बोला कि नहीं रघु चाचा, ये सरासर झूठ बोलत है। हम पिछले 5 साल से यही काम करत हई। गुजरात, दिल्ली और पंजाब तक में हम काम किए हैं। पिछले महीने ही गुजरात से काम छोड़कर भागे हैं, काहे कि वहाँ यूपी बिहार के लोगन को खदेड़ा जात रहा। हम गाँव आए तो यह हमसे कहे कि हमार फिटिंग का काम बाकी है, चलो तुम कर दो। 20,000 में तय भइल। काम पूरा हो गया तो पैसा पचावे की खातिर ये खुद ही कनेक्शन उल्टा सीधा कर दिया है। रघु ने गंगू की ओर से जमुना दास पर अपनी सारी भड़ास निकाल ली। बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। मामला बातचीत से शुरू होकर हाथापाई तक पहुंच गया। किसी तरह गांव के मास्टर जी के बीच बचाव के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद भगवान दास ने 1 फूटी कौड़ी और देने से इनकार कर दिया और बोला, तोर बेटा सिपाही बना है तो तोके इतना घमंड है, और वो ससुरा कलेक्टर बन गया होता तब तू क्या करता भगवान जाने। जा, तुझे जो करना है कर ले। 1 फूटी कौड़ी भी अब और मैं इस गंगू को नहीं दूंगा। रघु के लिए अब बात महज चंद रुपयों की नहीं रह गई थी, बल्कि ये उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। उसे हर हाल में जानकी दास को सबक सिखाना था। वो अपनी बस्ती के कुछ लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा और हरिजन एक्ट में मारपीट का मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन दरोगा को पहले ही खबर मिल चुकी थी। उसने रघु को समझाया और किसी तरह उसे वापस घर भेज दिया। घर पहुंचते ही उसे लगा कि दरोगा घूस खाकर जमुना दास की पैरवी कर रहा था। अगले दिन रघु अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सीधे डीएम के यहाँ पहुंचा। डीएम से मुलाकात होने पर उसने कहा कि हमारे गांव के कुछ ऊंची जाति के लोगों ने हमारा जीवन दूभर किया हुआ है।
वो हमसे छुआछूत करते हैं और काम करवा कर पूरा पैसा नहीं देते। मांगने जाओ तो मारते हैं। डीएम ने आश्वासन दिया कि कल हमारा उस तरफ का दौरा भी है, इसलिए हम कल 12 बजे तक तुम्हारे गांव पहुंच जाएंगे। तुम अभी अपने घर जाओ। रघु घर लौट आया, लेकिन उसे डीएम की बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसे लगा कि उसने उसे बेवकूफ बनाकर भगा दिया है। अगले दिन वो अपनी चारपाई पर बैठा बस्ती के कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। तभी गंगू हड़बड़ाता हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचा और चिल्लाकर बोला, चाचा डीएम साहब आए हैं, प्रधान के यहाँ बैठे हैं, तो ये बुला रहे हैं। दरोगा भी हैं, साथ में वो जमुना दास को भी बुलावा भेजे हैं। थोड़ी देर में प्रधान के घर लोगों का मजमा लगा हुआ था। बाहर डीएम की गाड़ी के साथ 4-5 गाड़ी और लगी हुई थी। डीएम साहब सामने कुर्सी पर बैठे थे। दरोगा और प्रधान दोनों चारपाई पर बैठे थे। सामने वाली चारपाई पर जमुना दास और उसके 2 साथी थे। रघु ने दरोगा की ओर देखे बिना सीधे डीएम साहब को प्रणाम किया। डीएम साहब ने कहा कि बैठ जाओ, तो वो बैठ गया। डीएम की फटकार के बाद जमुना दास ने गंगू के बकाया पैसे दे दिए। डीएम साहब ने रघु से कहा कि अब से कोई भी मजदूरी रोके तो सीधे डीएम ऑफिस चले आना, सबको ठीक कर दूंगा। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फिर भी और कोई शिकायत है तो अभी बता दो। रघु ने कहा कि ये लोग हमसे छुआछूत करते हैं, हमारे यहाँ का भोज नहीं करते, क्योंकि हम निचली जाति के हैं साहब। ये जमुना दास से पूछो, हमने अपने बेटवा की नौकरी की खुशी में भोज किया था, उनको न्योता भेजे, ये नहीं आए, काहे कि हम छोट जात के रही ना, इसलिए। डीएम साहब ने पूछा, तुम किस जाति से हो? रघु ने जवाब दिया, चमार। डीएम ने फिर पूछा कि तुम्हारी बस्ती में और कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? वो बोला कि हमारी बस्ती में केवल हमारी जाति के ही लोग रहते हैं। चमार, पासी और वाल्मीकि लोगों का टोला अलग है। डीएम ने वाल्मीकि टोले से एक व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी हुजूर, हमारा नाम भुवन बा। भुवन, जाओ अपने घर से एक थाली में खिचड़ी बनवा लाओ, भूख लगी है, थोड़ा खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। भुवन ने आदेश का पालन किया। थोड़ी देर में भुवन थाली हाथ में लिए हाजिर था, जो अब भी थोड़ी गर्म थी। सब लोग इस नज़ारे को हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। डीएम ने प्रधान के यहाँ से चम्मच मंगवाया और पहले खुद 2-3 चम्मच खाया। फिर दरोगा को बोला कि खाओ, तो दरोगा जी भी 2 चम्मच निगल लिए। उसके बाद उसने जमुना दास से कहा कि लो भाई, तुम भी खाओ। ना चाहते हुए उसने भी 1 चम्मच खा ही लिया। अब बारी रघु की थी। डीएम ने थाली उसके आगे बढ़ा दी और बोला कि रघु, लो तुम भी खाओ। भुवन ने इतनी शानदार खिचड़ी बनाई है। भुवन, ये तुमने बनाई है क्या? नहीं सरकार, हमार मेहरारू बनाई, जल्दी जल्दी में थोड़ा कच्चा रह गई बा। अरे नहीं नहीं भुवन, ऐसी खिचड़ी तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है, लाजवाब है। 2-4 चम्मच खिचड़ी और खाने के बाद डीएम ने थाली रघु के सामने रख दी, लेकिन रघु को जैसे सांप सूंघ गया था। रघु के सामने खिचड़ी पड़ी रही, लेकिन उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डीएम साहब ने रघु के सामने से थाली उठा ली और प्रधान के यहाँ से थोड़ा अचार मंगाकर खुद ही बची हुई खिचड़ी को डकार गए। डीएम साहब जाने लगे तो उन्होंने जमुना दास से कहा कि जातिवाद हमारे समाज की काली सच्चाई है। जब तक तुम जैसे लोग अपने श्रेष्ठ होने का भ्रम पाले रखोगे, तब तक ये सामाजिक कलंक बना रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना जातीय दंभ छोड़कर इंसान बन जाओ। जाते जाते डीएम साहब ने रघु से कहा कि जातिवाद खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की एक दिमागी बीमारी भी है, जिससे पूरा समाज ग्रसित है। तुम दूसरों के बदलने की अपेक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम खुद इस बीमारी से ना निकल जाओ। इसलिए रघु, आज के बाद कभी भी किसी से भी जातिवाद या छुआछूत की शिकायत मत करना। पहले तुम खुद इस बीमारी से निजात पा जाओ, उसके बाद ही किसी और से इसकी अपेक्षा करना। जब तक तुम्हारा व्यवहार तुमसे नीचे के लोगों के प्रति जायज नहीं है, तब तक तुम्हें अपने से ऊपर के लोगों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।